तो भाई आज वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हुए। एक मैच ने हमें पावर दिखाई और दूसरे मैच ने हमें कैरेक्टर दिखाया। एक साइड जर्मनी थी जिसने क्रोएशिया को 7-1 से हराया और दूसरी तरफ जापान थी जिसने नीदरलैंड को फिर से याद दिलाया कि इंटरनेशनल फुटबॉल में रेपुटेशन और रियलिटी दो अलग चीज़ें होती है। और ऑनेस्टली भैया आज के दोनों मैच देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था कि ये वर्ल्ड कप टैलेंट का कम और आइडेंटिटी का ज़्यादा है। सबसे पहले जर्मनी। और देखो साथ एक स्कोर लाइन देख के सब लोग गोल्स की बात करेंगे। मैं गोल्स की बात नहीं करना चाहता, बात करना चाहता हूँ जर्मनी के एटीट्यूड की। क्योंकि मैच के पहले मिनट से ही जर्मनी एक मैसेज भेज रही थी और वो मैसेज सिंपल था। हम यहाँ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। जर्मनी ने क्रोएशिया को फुटबॉल खेलने ही नहीं दिया भाई। जब क्रोएशिया बिल्डअप करना चाहती थी, जर्मनी प्रेस कर रही थी। जब क्रोएशिया लॉन्ग बॉल मारना चाहती थी, जर्मनी सेकंड बॉल जीत रही थी। और जब क्रोएशिया डिफेंड कर रही थी, तो जर्मनी पेशेंसली भाई गैप ढूंढ रही थी। और यही डिफरेंस है अच्छी टीम में और सीरियस कंटेंडर में। और मुझे लगता है कि नेगल्समैन को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि जर्मनी का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर था। बॉल लूज हुई तो काउंटर प्रेस, बॉल मिली तो इमीडिएट प्रोग्रेशन। और जर्मनी के अटैकर्स को एग्जैक्टली पता था भाई कि किस स्पेस में क्या अटैक कब अटैक करना है। और मुझे पर्सनली मूसियाला का गेम बहुत पसंद आया। गोल या असिस्ट की वजह से नहीं, उसकी पोजीशनिंग की वजह से। हर बार जब क्रोएशिया डिफेंसिव शेप बना रही थी, तो मूसियाला लाइन के बीच से पॉकेट ढूंढ लेता था। और एक बार जब वो टर्न कर लेता तो भाई उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। काई हावर्ट्स भी इंटरेस्टिंग था और हावर्ट्स को लोग कभी-कभी भाई अंडरएस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं है। वो स्ट्राइकर कम और कनेक्टर ज़्यादा है। कभी मिडफील्ड में, कभी हाफ स्पेसेस में, कभी विंगर के पास, कभी सेंटर बैक को ट्रैक कर रहा है। और इसी वजह से जर्मनी के बाकी अटैकर्स को स्पेस मिलता है। लेकिन स्कोर लाइन के नीचे एक डिटेल छुपी हुई है और मुझे लगता है कि बड़ी टीम्स उसको नोटिस ज़रूर करेगी। क्रोएशिया जब तक मेंटली गेम से बाहर नहीं हुई थी, तब तक जर्मनी ट्रांजिशन में वल्नरेबल लग रही थी भाई। और मुझे लगता है कि इक्वाडोर या फिर नॉकआउट स्टेजेस में कोई टॉप टीम इस एरिया को टारगेट करेगी क्योंकि जर्मनी अटैक करते वक्त बहुत प्लेयर्स आगे भेजती है। और जब आप इतने प्लेयर्स आगे भेजते हो तो रिस्क भी बढ़ता है भाई क्योंकि ट्रैक बैक में एक वो हुई मिस्टेक और भाई एक ओपनिंग चाहिए गोल स्कोर करने के लिए। अभी क्रोएशिया उस रिस्क को पनिश नहीं कर पाई लेकिन सब टीम क्रोएशिया नहीं होगी। वैसे जब जर्मनी का 7th गोल आया तो भाई मुझे लगा कि ब्राज़ील में कुछ लोगों ने टीवी म्यूट कर दिया होगा या बंद कर दिया होगा। क्योंकि भाई 7 गोल खाए किसी ने और नॉस्टैल्जिया किसी के लिए होगा। क्योंकि जर्मनी और 7 का कॉम्बिनेशन भाई फुटबॉल हिस्ट्री में परमानेंट ट्रॉमा बन चुका है। अब बात करते हैं सेकंड मैच की जो कि मेरा फेवरेट रहा, जो था जापान वर्सेस नीदरलैंड भाई। और ऑनेस्टली ये मैच देख के मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ यार मैं। रिज़ल्ट देख के लोग बोल रहे होंगे कि वाओ जापान एंड नीदरलैंड को रोक दिया। मेरा रिएक्शन था अगेन क्योंकि जापान पिछले कुछ साल से एग्ज़ैक्टली यही कर रही है। जर्मनी को प्रॉब्लम, स्पेन को प्रॉब्लम, इंग्लैंड को प्रॉब्लम, ब्राज़ील को प्रॉब्लम और अब नीदरलैंड को प्रॉब्लम। भाई ये सब जाइंट्स है यार, समझ रहे हो ना? कितनी बार आपको ये सरप्राइज़ हो सकता है। जापान की सबसे डेंजरस चीज़ टैलेंट नहीं है, जापान की सबसे डेंजरस चीज़ क्लैरिटी है। इन्हें एग्ज़ैक्टली पता है कि इन्हें करना क्या है, कब प्रेस करना है, कब ड्रॉप करना है, कब टेम्पो स्लो करना है, कब डायरेक्ट जाना है। और इंटरनेशनल फुटबॉल में क्लैरिटी बहुत अंडररेटेड चीज़ है। नीदरलैंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थी, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग थी। वैन डिक, वैन डी वैन, डमफ्रीज, ये सब प्लेयर्स फिजिकल मॉन्स्टर्स है भाई। लेकिन जापान ने गेम को फिजिकल बैटल बनाया ही नहीं। जापान ने गेम को पोजिशनल बैटल बना दिया। और यही इनकी स्मार्टनेस है जो मुझे सबसे बेस्ट लगी। मुझे लगा नीदरलैंड का प्लान सिंपल था कि कंट्रोल द गेम, सेट पीसेस पे थ्रेट क्रिएट करो, एडवांस और फिजिकल एडवांटेज यूज़ करो। क्योंकि भाई अगर सेट पीस से गोल नहीं आता कल तो मैं ज़्यादा शॉक होता। क्योंकि भाई जिस हिसाब से नीदरलैंड में दानव थे और जापान की टीम के प्लेयर हाइट में बहुत छोटे थे उनके हिसाब से, तो सेट पीस पे गोल आना पक्का था भाई। और ऑनेस्टली भाई काफ़ी तक हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जापान गेम में बनी रही। और जब एक डिसिप्लिन टीम गेम में बनी रहती है तो इवेंचुअली चांस मिलता है। और जापान ने अपना चांस लिया। मुझे पर्सनली जापान का मेंटालिटी सबसे इम्प्रेसिव लगी। 2-1 पे पीछे होने के बाद भी पैनिक नहीं, लॉन्ग बॉल्स नहीं, रैंडम क्रॉसेस नहीं भाई। बस सेम फुटबॉल, सेम स्ट्रक्चर, सेम पेशेंस भाई। कॉन्टिन्यूअसली उनका जो फुटबॉल था वो एकदम फ्लो में चल रहा था यार। उन्होंने मतलब ऐसे पैनिक होके नहीं करा कुछ। और इवेंचुअली उन्हें रिवॉर्ड भी मिला इस बात का। अब मुझे लगता है कि आज के दोनों मैचेस एक ही स्टोरी बता रहे हैं कि जर्मनी और जापान बिल्कुल डिफरेंट फुटबॉल खेलती है। जर्मनी पावर फुटबॉल खेलती है, जापान प्रिसीजन फुटबॉल खेलती है। जर्मनी तुम्हें ओवरवेल्म करेगी, जापान तुम्हें आउटथिंक करेगी। लेकिन दोनों टीम की एक कॉमन चीज़ है, आइडेंटिटी। उन्हें पता है वो क्या करना चाहती है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप रेपुटेशन का टूर्नामेंट नहीं होने वाला, ये स्ट्रक्चर का टूर्नामेंट होने वाला है, ये क्लैरिटी का टूर्नामेंट होने वाला है। और इसीलिए मोरक्को ब्राज़ील को चैलेंज कर रही है, जापान नीदरलैंड को चैलेंज कर रही है, साउथ कोरिया इम्प्रेसिव लग रही है और जर्मनी फिर से डेंजरस लग रही है। तो अगर मुझे आज के मैचेस को एक सेंटेंस में समराइज़ करना हो तो मैं बोलूँगा भाई कि जर्मनी ने दुनिया को वार्निंग दी, जापान ने दुनिया को रिमाइंडर दिया। वार्निंग ये कि जर्मनी फिर से सीरियस लग रही है और रिमाइंडर ये कि जापान को अंडरएस्टिमेट करना फुटबॉल की सबसे पुरानी गलती है। अब तुम कमेंट करके बताओ कि जर्मनी जेन्युइन वर्ल्ड कप कंटेंडर लग रही है और जापान डार्क हॉर्स है कि नहीं? या फिर हम अभी भी उनकी एक्चुअल लेवल से नीचे रेट कर रहे हैं? अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस वीडियो में। अंटिल देन एन्जॉय द फुटबॉल गाइस। बाय बाय।